शुरू करें ना। यह व्यक्ति अशोकानंद आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल में अशोकानंदा फिलैंथ्रोपिस्ट आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। और वे बच्चे जो कक्षा 9 के बिहार बोर्ड से संबंधित हैं, वे कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि उन्हें हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो जाए। नियमित रूप से बनने वाले इस वीडियो के माध्यम से आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं सभी विषयों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप तमाम वर्ग 9 के विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार और सब प्रकट करते हैं आभार कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के यहाँ आने से ये वीडियो का बनना संभव हो पाया। और अशोक सर अपनी बात को विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को रख पाएंगे। आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए सर आप लोगों के आभारी हैं। उसके पश्चात चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करें। तो क्लास शुरू करें। यस सर। कृपया बोलिए। अच्छा ठीक है, आप पहले जल ग्रहण कर लीजिए। क्लास शुरू करें। यस सर। थोड़ा लाउडली बोलेंगे। क्लास शुरू करें। यस सर। हाँ, लगना चाहिए क्लासरूम है ना। यस सर। कोमल की तरह डेडिकेशन लाइए। टीचर को मदद करनी है तो कोमल की तरह बनिए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते। तो आज कौन से विषय की पढ़ाई शुरू करनी है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, पेज नंबर 8। विषय क्या है? क्वथनांक और कव्यथनांक। क्वथन और क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आज केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का प्रारंभिक शीर्षक है क्वथन और क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों ने रीडिंग डाल लिया है? यस सर। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है। द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब क्रमशः बढ़ने लगता है। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। यदि द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का ताप क्वथनांक पर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा का पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता। द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है
और द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले तीव्रता से ऊपर आने लगते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक तो हमारा वायुमंडल का दाब है ना, यानी वायुमंडल में गर्मी है एक, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं कि वायुमंडल का टेम्परेचर कितना है। और दूसरा टेम्परेचर जैसे नॉर्मली आप 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वायुमंडल का एक दाब है, एक टेम्परेचर है ना। और दूसरा टेम्परेचर होता है वायु वाष्प का, ठीक है। जैसे पानी हम रखे हुए हैं बाबू, और उस पानी को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, ठीक है। तो जिस गर्मी को सह करके पानी उबलने लगता है, ठीक है, उसी गर्मी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी जिस टेम्परेचर पे वाष्प उबलने लगता है, जिस तापमान पे, उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। और वो टेम्परेचर जो है, जैसे चाहिए पानी को उबलने के लिए एक निश्चित तापमान, ठीक है, और उसी तापमान पे पहुंच गया है तो पानी तो उबलने लगा। चूल्हे पे चढ़ाते ही आप देखेंगे बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए तो वो उबलने लगता है। तो वो जो वाष्प बनने लगा, ठीक है, उसमें आप इस छोटे छोटे बुलबुले को नीचे से ऊपर आते हुए देखते होंगे, वो तेजी से दौड़ते हुए ऊपर आते। तो वो जो छोटे छोटे बुलबुले हैं वो इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि उनके अंदर का तापमान बढ़ रहा है और उनमें खलबली, अब वो इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, अपना नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई हम लोगों को घर से बाहर निकालता है धक्के दे करके, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं ना। तो इसी को हम लोग उबलना कहते हैं। जिस तापमान पे उबलता है उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस क्रिया को क्वथन यानी बॉइलिंग कहते हैं, यानी उबलना। ठीक है। तो उबलने के क्रिया को जिस बिंदु पे शुरू होती है उसे कहते हैं उबलने का बिंदु यानी क्वथनांक। और ये क्रिया क्या कहलाता है? क्वथन यानी उबलना। द्रव का उबलना जो है बाबू, अब पानी एक बर्तन में है, मान लीजिए कि एक तसला आपने पानी चढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि तसले के इस भाग में पानी गर्म होगा और इस भाग में पानी गर्म नहीं होगा, तो पूरे भाग में होगा। ऐसा नहीं कि बाईं ओर पानी गर्म होगा दाहिनी ओर पानी गर्म, वो पूरे भागों में होता है क्वथन। आप इसको चित्र 1.13 में देख सकते हैं। तापमान बढ़ते ही नीचे से बुलबुले ऊपर जा रहे हैं, जितना सह सकते हैं उतने तक बर्दाश्त करके रहते हैं, उसके बाद वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। जैसे अगर किसी को कष्ट दिया जाए, उसे सताया जाए, तो वो घर से बाहर निकल करके इधर उधर दुनिया में और ठिकाना ढूंढता है ना। और बाबू अगर दुनिया में भी सभी जगह उसे सताया जाए और उसका शरीर जो है वो अपना हिम्मत जवाब दे देता है, तो वो मर जाता है ना, ऊपर ठिकाना ढूंढता है। वैसे ही पानी भी इधर उधर भागता है गर्म होने के, जब नहीं समझ में आता है तो वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। समझ में आ रहे? थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु में ऊपर जाते हैं
तो वायुमंडल का दाब कम होने लगता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। थोड़ा यहाँ गौर करने वाली बात है, बहुत दिलचस्प बात है बाबू। जो द्रव का क्वथनांक है, यानी पानी का उबलना है या कोई भी लिक्विड का उबलना है, वो या वाष्प उबल करके वाष्प में बदलना है, ये निर्भर करता है वायुमंडल के तापमान पर। और वायुमंडल के तापमान पर क्यों निर्भर करता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक चूल्हा जलाएं, ठीक है, और उसके ऊपर एक डिश रख दे और उसमें पानी रखा हुआ है, वो उबल रहा है। एक कहीं दूसरे जगह कुछ दूरी पे चूल्हा जला, ठीक है, और बाबू उसके ऊपर भी डिश रख दिए, उसमें पानी भर दिया, ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि उसके ऊपर एक पंखा लगा दिए, दूसरे डिश के ऊपर में पंखा लगा दिए। अब जब पंखा चलेगी तो पानी जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडा। पानी ऊपर से क्या हो रहा है, पानी ठंडा भी हो रहा है, ठंडी हवा भी मिल रही है ना उसको, और नीचे से क्या हो रहा है, उसको अग्नि मिल रही है, नीचे से कह रहा है कि उबलो उबलो उबलो, और ऊपर से कह रहा है मत उबलो मत उबलो, है ना, समझ सकते हैं। तो बाबू किसका पानी जल्दी उबलेगा? तो जाहिर सी बात है इधर वाले का, जिसमें पंखा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पंखा नहीं लगा हुआ है तो उस पे जो हवा चल रही है अगल बगल से उतना ही दाब है ना। तो जब वायुमंडल का दाब कम होगा तो पानी आसानी से उबलेगा, उसका क्वथनांक जो है कम हो जाएगा। लेकिन जब पंखा लगा दीजिएगा तो वायुमंडल में का जो दाब है वो अधिक होगा, हवा तेज होगी, तो उसका क्वथनांक उबलने का पॉइंट लेवल भी ऊपर हो जाएगा ना, वो देर से उबलेगा, अधिक टेम्परेचर पे उबलेगा। समझ में आ रही है बाबू? तो ठीक उसी प्रकार से है, जैसे एक कमजोर आदमी है, ठीक है, एक आदमी कमजोर है, अगर मान लीजिए कि उसको सब सता रहा है, धक्का दे रहा है, घर से निकाल रहा है, तो वो भाग जाए, मजबूरी है उसको, तो असहाय तो निकल गया। लेकिन एक कमजोर आदमी है, उसको ये मोहल्ला छोड़ने को बोलेगा और उसके पास कुछ हुनर भी है, ठीक है, यानी वो पंखा चल रहा है, उसके जिंदगी में कुछ कला है, तो वो इस दुनिया से जल्दी वो यहीं पे रहेगा, मेहनत करेगा, अपने हुनर के बदौलत आगे बढ़ेगा, चार आदमी उनके सम्मान भी करेंगे, है ना। तो इसीलिए आप सभी कोई को कह रहे हैं, प्रियांशु, शिल्पी और जो भी लोग हैं, सबको बाबू कह रहे हैं कि आप लोग हुनरमंद बनिए, मेहनत कीजिए, रोज पढ़िए। कहते हैं ना सर, रोज पढ़िए, ये बहुत जरूरी है समझना। उदाहरण के लिए एक वायुमंडल दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बहुत ऊंचे पर्वतों पर जहां वायुमंडलीय दाब कम रहता है, जल का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाता है। एवरेस्ट पर्वत पर जल 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, तब बहुत ऊंचे पर्वतों पर चावल एवं दाल का पकना आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें ज्यादा समय और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ और दिलचस्प बात समझ लीजिए यहाँ पर बाबू, जैसे जमीन पे ना बाबू, यहाँ पे हवा चलते रहती है, आज तो बहुत ही मजेदार हवा बह रही थी, ठंडक काफी ज्यादा थी हवा में, तो जमीन पे हवा चलते रहती है बाबू। तो यहाँ पर जब हवा चलती है तो गर्मी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी ऊष्मा का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा, मतलब पानी का उबलना जो है वो ज्यादा अधिक मुश्किल होगा, क्योंकि हवा
चल रही है। प्रकृति ने यहाँ पे क्या कर दिया है, हवा को तेज कर दिया है। तो जमीन पे हवा ज्यादा चलती है, इसीलिए यहाँ पर पानी मुश्किल से उबलेगा। जैसे जमीन पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा ज्यादा बहती है ना, प्राकृतिक हवा। लेकिन अगर पहाड़ पे चले जाइए, पहाड़ की चोटी पे, तो वो ऊंची जगह हो जाएगी ना। तो जैसे जैसे हम जमीन के ऊपर उठते हैं बाबू, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे बाबू जमीन के ऊपर जाते ही हवा कम होती जाती है, हवा वायुमंडल का दाब कम होता जाता है। तो जब वायुमंडल का दाब कम हो जाएगा बाबू, तो वहां पर पानी बहुत आसानी से उबलने लगेगा। पानी है ना। तो यहाँ पे पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री। और पहाड़ पे पानी उबलता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 70 डिग्री सेल्सियस। यानी बहुत कम डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जा रहा है, बहुत पहले ही। समझ में आ रही है? यस सर। अब ऐसे में इस बात को समझिए, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे हमको 1 घंटा पढ़ाना है, मान लीजिए वहाँ पे हमको 1 घंटा पढ़ाना है, तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो हम 40 मिनट ही बोलेंगे ना, 1 घंटा का पढ़ाई हो जाएगा, जहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे बदमाश लोग हैं और कुछ बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, उस सिचुएशन में आप गौर कीजिएगा बाबू कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बच्चों को समझाने में ही लगता है कि बाबू आप शांत रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके गार्जियन पैसे देते हैं तो आप, और वो मेहनत करके लाते हैं, तो कृपया आप लोग क्लास में शांति बनाए रखिए। और आज आप लोग अशोक सर से नहीं पढ़िएगा तो अशोक सर का कल रास्ते में सम्मान भी नहीं कर पाइएगा, पाँव छूकर प्रणाम भी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे सड़क पे पाँव छूकर के प्रणाम नहीं करते हैं। मसलन पीयूष जी है, पीयूष जी रास्ते में प्रणाम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे कारण है, जैसे कुसुम है, हो सकता है रास्ते में प्रणाम ना करे, है ना कुसुम? हो सकता है, मुंह से बोलिए, आप रास्ते में करेंगे प्रणाम? अच्छी बात है। हमें 3 लोगों पे पूरा यकीन है। शिव शंकर जी ने भी प्रणाम किया था। 4 लोगों पे पूरा यकीन है, प्रियांशु मैम, शिल्पी मैम, कोमल मैम और शिव शंकर जी। आपको ऐसा करते हुए ना के बराबर देखिए या याद नहीं, इसीलिए सर आप इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आपके सर 20 मिनट तक बच्चों को समझाते हैं कि देखो बाबू, कल परिवार का लोड आप पे आएगा, नहीं पढ़ोगे तो आने वाली पीढ़ी सवाल करेगी, है ना। और शिक्षा जो है उसके माध्यम से टीचर आपके मस्तिष्क और हृदय को ज्ञान से सींचता है। अगर आप लोग शांत नहीं रहिएगा तो कैसे सर पढ़ा पाएंगे, है ना बाबू। कई एक बार तो डांटनी भी आपके सर को पड़े हैं और कुछ छोटे मोटे पनिशमेंट भी देने पड़े हैं। तो इसके वजह से बच्चे लोग क्लास में शांत रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन जहाँ पे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सर के सुर में सुर मिलाकर बोलते हैं, ठीक है, वैसे बच्चे जो भी हैं उनसे 40 मिनट ही सर पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि वहाँ भी सर 40 मिनट ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टेंशन में पढ़ा रहे हैं और सबको 20 मिनट समझाने में लग रहा है, माहौल बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे माहौल बना हुआ है।
याद रखिए कि एवरेस्ट पर्वत पर चावल दाल पकाना आसान नहीं होता है बाबू। ठीक है, वहां पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चावल दाल तो उतने पे ही न पिघलेगा। चावल दाल का टेम्परेचर तो ठीक है, फिक्स है, जबकि पानी फिर जल्दी उबलने लगता है, तो मुश्किल हो जाती है ना। इसको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, जो यहाँ बनाता है वो वहां जाकर बनाएगा तो उससे दिक्कत हो जाएगा। क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। द्रव में अशुद्धियों के उपस्थित रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि जल में थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वाष्पन और क्वथन में अंतर। बाबू देखो, द्रव में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। सप्लाई वाला पानी होता है ना, उसमें कई प्रकार के खनिज लवण और अन्य पदार्थ मिले होते हैं, मिनरल सॉल्ट ये सब मिला होता है। तो इस यहाँ पर गौर करना चाहिए आपको कि द्रव जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना। अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो वो और अधिक डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, क्योंकि जल में जितनी अशुद्धियां होंगी उतना अधिक वो टाइम लेगा। मान लीजिए कि हमको अगर कोमल को मारना है, हमको नहीं, शिव शंकर को अगर कोमल को मारना है, ढाए ढाए जा रहे एक्शन हीरो मारने के लिए, उस समय में कोमल को शिव शंकर जी 5 मिनट में मार देते हैं बाबू। तो अगर उसी समय में कोमल के साथ शिल्पी हो तो शिव शंकर जी को 8 मिनट टाइम लगेगा कोमल को मारने में, है ना। क्यों? क्योंकि शिल्पी भी तो रोकेगी ना। ठीक उसी प्रकार से बाबू जल में कुछ और मिला हुआ होता है तो जल को उबलने में और अधिक समय लगता है। सारणी 1.1 वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन, क्वथन, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। यह एक निश्चित ताप पर ही, देखिए वाष्पन जो है बाबू वो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, यानी पानी से वाष्प बन करके उड़ना। ठीक है, ये अपने आप होते रहता है। सूरज की गर्मी पड़ती है तालाबों में और तालाब का पानी वाष्प बनकर अपने आप उड़ते रहता है, डिग्गी 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 डिग्गी, है ना। यस सर। बड़े प्यार से इंसान जैसे कोई मतलब कि अपने भगवान शरीर का यूज कर रहा है और एक बार मर गया, है ना। धीरे धीरे करके अपना आराम से डिग्गी 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 करके मर गया, ऊपर वाले के हिसाब से वो मरा। लेकिन वाष्पन के अलावे क्वथन की बात की जाए बाबू, तो क्वथन यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथन एक निश्चित, यानी पानी का उबलना जो है वो एक निश्चित तापमान पर ही होगा। ठीक है बाबू, और इस क्रिया को क्वथनांक कहते हैं, है ना। द्रव का क्वथनांक। अब फिर वाष्पन की ओर आते हैं। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। जैसे सूरज की गर्मी है ना, तो उससे पानी जो वाष्प बनकर उड़ता है बाबू, तो उसमें और एक पानी उबालते हैं, उसमें दोनों में अंतर बतलाया जा रहा है। तो पहला अंतर तो उबालना तो हम लोगों को पड़ता है ना, एक निश्चित तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन सूरज अपने आप, सूरज की किरणें वाष्पन का कार्य करती हैं अपने आप। यानी जैसे किसी को जबरदस्ती मार करके, सता करके मार दिया गया तो वो क्वथनांक हो गया ना। अब फिर वाष्पन का जो काम है ना, सूरज जो है उसकी किरणें पड़ती हैं तो ऊपरी सतह ही, पानी का ऊपरी सिरा ही गर्म होता है
और वही अपना आराम 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 से ऊपर जाता है ना। पानी का ऊपरी सिरा ही ऊपर जाता है, जबकि क्वथन जो है ना वो पूरे में होता है, पूरे में होता है और नीचे से ऊपर होता है। पानी उबालते हैं तो पहले पेंदी गर्म होता है, फिर ऊपरी, और पूरे पानी में होता है ना। जैसे तसला का हर जगह पानी में होगा, जबकि अगर सागर वगैरह में देखिए तो नीचे का पानी ठंडा रहेगा, ऊपरी सिरा गर्म रहेगा, उससे वो वाष्प बनकर उड़ रहा है। जबकि पानी उबालिएगा तो पहले उसका उल्टा होता है, निचला सिरा और फिर चारों ओर हो जाता है। Come here, dear son. आशीष। Okay, leave that. तीसरा हम लोग देखते हैं क्वथनांक में बाबू पानी का बुलबुला होता है। क्वथनांक में पानी का क्या होता है? इसमें बुलबुला नहीं होता। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। क्वथनांक की खासियत ये है बाबू, सॉरी, ये वाष्पन की खासियत ये है कि जब वाष्पीकृत होता है तो उसमें ठंडक भी पाई जाती है। उसमें क्या होता है? ठंडक, यानी शीतल लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। अब पदार्थ की गैसीय अवस्था, इसको थोड़ा देखते हैं। The gaseous state of matter, गैसों में अंतरा अणुक बल बहुत कमजोर होता है तथा अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है। अतः गैस के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करने लगते हैं। देखो बाबू, गैस में अंतरा अणुक यानी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। सर, इसको पहले भी समझा चुके हैं बाबू व्यवहारिक जीवन के माध्यम से कि अगर दो अजनबी है, वो मान लीजिए कि कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है। शिल्पी अगर कभी ट्रेन में सफर कर रही है और इसकी मुलाकात हो जाए काव्या से, किसी काव्या नाम की लड़की से मुलाकात हो जाए तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी। तो उसके बाद और फिर दोनों अपने अपने घर आए, कभी दोबारा मिले नहीं, तो उस समय में काव्या से बिछड़ने का इसको नाम मात्र का दुख होगा या दुख न होगा, क्योंकि काव्या और इनके बीच में आकर्षण बल है ना। लेकिन बाबू द्रव में आकर्षण बल होता है। अगर प्रियांशु से या फिर कोमल से शिल्पी का विक्षोभ हो जाए, शिल्पी को प्रियांशु या कोमल से जुदाई सहना पड़े, तो बेचारी सिपूर करके कांटा हो जाएगी, अभी फूल करके गुब्बारा हो गई, मेरी बाबू कितनी प्यारी लग रही है ना। ऐसे ही रात है, जीवन इसी का नाम है ना। आपको कुछ काम दिए थे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सभी को खिलखिलाते रहिए, जीवन इसी का नाम है ना। देखिए, और बाबू अगर कभी देखते होंगे किसी की पत्नी चली जाती है बाबू, या किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है तो उसके जुदाई में वो रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, देखे ना ऐसा? कई लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं टेबल फैन से, है ना। कई लोग तो ग्लूकॉन डी पीकर भी सुसाइड कर लेते हैं, सुने हैं ना ऐसा? और कई लोग तो साइकिल से धक्का लगा, एक्सीडेंट करवा करके जान दे देते हैं ना। साइकिल वाला धक्का मार देता है तो मर जाते हैं, है ना बाबू?
थैंक यू सर। अब टेबल फैन से नहीं होगा। अरे समझने की कोशिश कीजिए सर, कहना क्या चाह रहे हैं। इतना ही नहीं बाबू, कई लोग तो एक बूंद पानी में डूब करके आत्महत्या कर लेते हैं। वैसे सर एक बूंद पानी में नहीं मर सकता, जितना भी पानी में नहीं मर सकता है कोई। कितना पानी में जी, ला तो उस बोतल में, ला तो जी, आप कृपया वो बोतल प्रदान कीजिए सर बाबू। पहले मर जाता होगा तो फिर पानी एक बूंद गिरा देते हैं। इसमें इंसान नहीं मर सकता है ना। नहीं सर। हाँ समझती हैं आप लोग, बड़े समझदार हैं। तो जब इसमें नहीं मर सकता है तो इसीलिए इंसान को कभी भी मरना नहीं चाहिए। चाहिए। आत्महत्या पाप है, यस यस सर। ठीक है। यस सर। जुदाई होगी तो मानते हैं कि वो जरूरी था रिश्ता, लेकिन आगे और भी नए रिश्ते बनेंगे। एक ख्वाब टूटा तो 4 ख्वाब हम लोग गढ़ सकते हैं, है ना। यस सर। अब आपके सर हजारों बच्चों को पढ़ाए अब तक, और वे हजारों बच्चे आपके सर से पढ़ करके विभिन्न पदों पे चले गए हैं, आज विभिन्न विभागों में हैं। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जिंदगी खत्म हो गई अब सुसाइड कर लें। यस सर। अभी भी वो क्रिया जारी होनी चाहिए, है ना। परमात्मा हम लोगों को अच्छे काम करने के लिए भेजे हैं, और अच्छा काम ही उनकी पूजा है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है ना। मानवता सबसे बड़ा गुण है। इंसान को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और बाबू इस पे ये भी ध्यान दीजिए कि इंसान को सबसे अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए। किसी भी काम को सबसे अच्छे तरीके से करना ही धर्म है, धर्म कहलाता है। और जो धर्म करता है ना, उस वही सत्य की राह पे चलता है। जो सत्य की राह पे चलता है वही कल्याणकारी होता है बाबू। और जो कल्याणकारी है वही सबसे सुंदर होता है, ठीक है। तो गैसों में सर बतला रहे थे कि आणविक बल नाम मात्र का होता है, जैसे शिल्पी और काव्य में, है ना। यस सर। चलिए, गैसों के सामान्य गुण। तो गैसों के सामान्य गुण आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम के संदर्भ में देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और न कोई निश्चित आयतन। गैस का कोई भी निश्चित आयतन और आकृति नहीं होती है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन की आकृति और आयतन ग्रहण कर लेता है। यह बर्तन के अंदर संपूर्ण उपलब्ध स्थान को घेर लेती है, क्योंकि इसमें कणों के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण इतना कमजोर होता है कि ये कण स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते रहते हैं। हाँ, कृपया शांति बनाए रखें। गैसों के सामान्य गुण में हम लोग देखिए बाबू, जैसे देख लो, अगर एक परिवार है मान लीजिए, एक परिवार है मान लीजिए, और उस परिवार में अगर मम्मी पापा हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ ही सोते हैं। पति पत्नी है तो वो एक ही कमरे में सोते हैं, है ना। यस सर। लेकिन आप देख लीजिए, अगर 4 अजनबी लोग हैं और उनको कह दिया जाए कि अब तुम जितने कमरे में सामान रखोगे ना उतना कमरा तुम्हारा हो जाएगा, और उनको 100 कमरा दे दिया जाए, तो वो कई सारे कमरों में सामान रख देंगे। सभी लोग अटैची किसी में रख देंगे, कपड़े किसी में रख देंगे, है ना। किचन कहीं और बना लेंगे, ताकि वो चाहेंगे कि हमको अधिक से अधिक कमरे मिल जाए, है ना। तो गैस के साथ भी वही प्रॉब्लम है। मतलब गैस की भी हालत वैसी ही है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। जहां रख दीजिए उसी का हो जाता है।
गैस को चाहिए तो इतने बड़े बोतल में भी रख दीजिए और उसी गैस को अगर कमरे में रख दीजिएगा तो पूरे कमरे में भी वो गैस फैल जाएगी। समझ में आ रही है बात बाबू? ये गैस की खासियत है। गैस को ज्यादा से ज्यादा चाहिए जगह, वो जितना जगह दीजिएगा उतना में फैल जाएगा और जितना कम दीजिएगा उतना में भी रह जाएगा। घनत्व नंबर 2, घनत्व डेंसिटी। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। बाबू अभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है सर का पढ़ाना, इसलिए विवाद अगर कुछ है तो उसका निपटारा कुछ क्षण के पश्चात करेंगे, है ना? चलिए अलग कर लीजिए। मन में तरह तरह के वैसे ख्याल आते हैं, हाथ अगर ऐसे साथ हो ना तो तरह तरह के ख्याल आते हैं। अगर कोई ऐसे कर रहे हैं तो वो बेचैन है, कुछ न कुछ दिमाग में उनके चल रहा है ना? नाखून के साथ खेलते हैं तो अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। बाबू यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व होता है, थिकनेस होता है। जो ज्यादा नजदीकी होते हैं वे लोग बाबू एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। जैसे मम्मी पापा और उनके बेटा बेटी सभी एक साथ रहते हैं एक ही घर में। लेकिन ऐसा होता है बाबू कि अगर कोई द्रव है, अजनबी लोग हैं, तो अजनबी लोग हैं, 2-4 घर हैं तो 2-4 घर के लोग कभी कभी मिले कभी नहीं भी मिले, है ना? और 2-4 मोहल्ले के लोग हैं वो तो शायद ही कभी कभी मिलते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि जानते नहीं, जानते हैं। उस मोहल्ले के भी कुछ लोग को जानते होंगे, लेकिन उसको आप पिपरा के कुछ लोग को जानते होंगे, लेकिन आप उससे कभी कभी मिलते होंगे। अब द्रवनांक और क्वथनांक जो है बाबू इसको समझिए, ये कमरे के ताप से यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे कम होता है, ठीक है? तुरंत ही असर पड़ जाता है। एक अजनबी पे किसी भी बात का तुरंत असर पड़ जाता है ना? अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी। निर्भर करता है कि आप किस तरह से उससे बात करते हैं, समझ रहे हैं? गैसों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं। अब संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ होता है गैसों की यानी दबाव। जैसे कभी आप देखते हैं बाबू कि सूटकेस में कुछ कपड़े हैं, है ना, वो रख दिए हैं, सूटकेस फुल हो गया है, फिर भी कभी देखे होंगे कि अरे ये साल छूट गया है, तो साल को फोल्ड करके उसमें डालकर उसको जबरदस्ती दबा करके सूटकेस में या बक्से में बक्सा लगाते हैं। ऐसा करते हुए देखे हैं किसी को? जाड़े के दिनों में अक्सर जाड़े के कपड़े निकाल लेते हैं, फिर बक्से में डालते हैं, गर्मी आते ही तो संपीड्यता को देख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो वो जो दबता है उसी कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। तो गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। मान लीजिए कि 4 कमरा है, 4 अलग अलग लोग एक एक कमरे में रहते हैं, ठीक है? तो और तो उन 4 कमरों के बीच में तो बहुत दूरी है ना? यस सर। ठीक है? यस सर। तो बाबू उन 4 कमरों में अगर हम चाहें तो बहुत सारे आदमी डाल सकते हैं,
एक ही कमरा में 4 आदमी रख सकते हैं, तो इस तरह से तो 16 आदमी उसमें डाला जा सकता है, ठूसा जा सकता है ना बाबू। कम उसकी गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, गैस में बहुत सारा जगह होता है ना। इसके पीछे एक और कारण है कि उनके बीच अंतरा आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर